सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके DLED 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के अंतर्गत 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2018 में क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। जब आप ये पूरा पेपर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लगातार हर एक सब्जेक्ट का हमने 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है और आप सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पता है, ये पेपर पूरा 50 नंबर का होता है और समय आपको 2 घंटे का मिलता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे और आपको पता है वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी क्वेश्चन कितने होते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं। बहुविकल्पी एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल। इसके बाद 15 क्वेश्चन होते हैं अति लघु उत्तरीय। तो आपके 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं, एक नंबर के सब होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है। पठन की जो प्रक्रिया होती है, जब बच्चे पढ़ते हैं, अगर उसमें वह ठहर नहीं रहे हैं, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर तेज बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, तो इस तरीके से अगर बच्चों को ये नहीं पता है पढ़ते समय, तो क्या दिक्कत हो रही है। या तो वो बहुत तेजी से केवल पढ़ते जा रहे हैं उस पाठ को, उस लेसन को या उस कविता को, कहानी को, भाव को समझकर नहीं पढ़ रहे हैं, खाली पढ़ते जा रहे हैं और अधिक तेज आवाज में पढ़ रहे हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने के प्रमुख कारण हैं। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को हम कहते हैं सस्वर पठन। यानी कि हम क्या करते हैं, कोई चीज लिखी हुई है उसको हम पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ध्वनि के साथ पढ़ रहे हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वस्वर पठन कहते हैं, सस्वर पठन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। वाक्य में कौन कौन सी गुण होते हैं। एक, वाक्य में सार्थकता होती है, क्रमबद्धता होती है, या उपरोक्त दोनों। तो राइट आंसर है ऑप्शन स, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 है, का उच्चारण स्थान है। तो का उच्चारण स्थान आपको पता है क्या है, कंठ है। च का क्या है, तालु है, कंठ तालु। फिर ट का क्या है, मूर्धा है। फिर त का क्या है, दंत है। फिर प वर्ग का क्या है, ओष्ठ है। तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। तो इच्छा, आशा, स्पृहा, अभिलाषा, ये सभी। तो ऑप्शन द जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोष्टक चिन्ह है। तो कोष्टक चिन्ह आपको पता है, ये बड़ा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है और ये छोटा कोष्टक है। तो तीनों ही कोष्टक के चिन्ह हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो विवरण चिन्ह है इसी का प्रयोग करते हैं। किसी का कथन या किसी का विवरण कुछ प्रारंभ करने के लिए, किसी भी कथन को विस्तार देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या कोई हेडिंग लिखी है, उसके आगे की चीजें लिखनी है तो इसका प्रयोग करते हैं। इसे क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध शब्द क्या है। शुद्ध शब्द उज्ज्वल। आपको मैंने बार बार लिख करके बताया है कि उज्ज्वल, इसमें से ऑप्शन द जो है, इस तरीके से उज्ज्वल हम लिखते हैं। आधा ज 2 बार आता है उज्ज्वल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरी तरीके से खुला रहता है उन्हें हम कहते हैं संवृत्त स्वर। तो ऑप्शन आ सही है, जैसे कि आ हुआ, इसमें पूरा मुख खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शब्द की विशेषताएं बताइए। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऑप्शन द जो है, उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर इनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए 1764, फिर 1754, फिर 1746 और फिर 78। तो ये ऑलरेडी अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन आ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या मिलेगा। तो अगर हम शून्य से 5 को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। चाहे हजार, लाख, करोड़, कितना भी पैसा हो, अगर उसको हमने 0 से गुणा कर दिया है तो वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है, शून्य, ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। शून्य को किसी संख्या से अगर हम भाग दे रहे हैं, शून्य को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखिए किसी संख्या से हम क्या कर रहे हैं, शून्य में भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो ये क्या आएगा, इसका जो भागफल आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग दे रहे हैं, चाहे 15 हो, 20 हो, कितनी भी संख्या हो, 1000 हो, 1 लाख हो, कुछ भी अगर हम 0 में भाग दे रहे हैं, यानी कि इस तरीके से भी लिख के मैं आपको दिखा दूं, अगर हम 0 में भाग दे रहे हैं तो जो भागफल आएगा वो 0 ही आएगा। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले साल 39,779 तथा वर्तमान में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी? तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। दोस्तों चलिए अब इनको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 39,000 कितना है, 779 है, और यहाँ पर 46,759 है। तो इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 86,538 पुस्तकें, तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं। एक सैकड़े में कितनी दहाई होती है? इस एक सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो 100 रुपए के नोट में 100 रुपए के नोट में 10 रुपए के कितने नोट होंगे, 10 नोट होंगे ना, 10 नोट होंगे 10 रुपए के। तो वही पूछा है कि एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती है, एक सैकड़े में कितने 10 होते हैं, तो कितने 10 होते हैं, 10 10 होते हैं। तो 100 रुपए के नोट में कितने कितने 10 के नोट होते हैं, 10 नोट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये 10 हो गए, तो 10 नोट लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर कितने नोट होते हैं, 10 होते हैं, बस आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो गए। अब अतिलघुत्तरी क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों अतिलघुत्तरी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। तो इस विधि के प्रयोग द्वारा एक जैसी ध्वनियों के वर्णों का ज्ञान एक साथ दिया जाता है, जैसे कि राम, काम, साम, आम, दाम आदि। इस तरीके के जो छोटे बच्चे इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनको आसानी से वो पहचान लेते हैं, याद कर लेते हैं। इस विधि में बालकों को पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए चित्र प्रणाली के माध्यम से अध्ययन कराना उपयोगी है। यानी कि जो पठन शिक्षण है इसमें ध्वनि साम्य विधि का मतलब इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, राम, काम, शाम, दाम। इस तरीके से जब हम बच्चों को इस तरीके के शब्दों को देते हैं तो बच्चे उनको आसानी से पढ़ भी लेते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है इस तरीके से ध्वनि में शब्दों को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 17 है व्यंजन वर्णों को लिखिए। तो व्यंजन वर्णों को आपको पता है, व्यंजन वर्णों में स्पर्श व्यंजन आते हैं जो कि 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन तो आपको पता ही है, या, रा, ला, व। इसके अलावा आपको ये भी पता है उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। उष्ण व्यंजन तीनों शा और ह होते हैं। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन होता है? संयुक्त व्यंजन में आपको पता है छ, त्र, ज्ञा और श्रा होते हैं। तो ये तीनों यहाँ पर छ, त्र, ज्ञा और त्रा ये संयुक्त व्यंजन हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है शब्द किसे कहते हैं। तो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कि मोहन, पुस्तक या कमल। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। वर्णों के व्यवस्थित समूह को भी हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। या वर्णों के निश्चित अर्थ देने वाले या निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाले समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यह इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 निषेधात्मक तथा निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं। हिंदी में बहुत टफ लग रहा है, इंग्लिश में इसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है, यानी कि काम नहीं हो रहा होता है, उन्हीं वाक्यों को हम क्या कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह समय पर खाना नहीं खाता है। इस तरीके से नहीं वर्ड आ गया तो निषेधात्मक वाक्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो या, रा, ला, व अब तक तो आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। तो विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे कि रात का दिन, ऊपर का नीचे। तो ये सब क्या है, विलोम शब्द होते हैं।
जो शब्द विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, जैसे कि अधिक का न्यून, यानी कि अधिक का कम, असली का नकली, अर्थ का अनर्थ, आज्ञा का अवज्ञा। क्वेश्चन नंबर 22 है पर्यायवाची शब्द किन्हें कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्याय का अर्थ है दूसरा, अतः पर्यायवाची शब्द का अर्थ हुआ उस अर्थ का बोधक दूसरा शब्द। जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक, यानी कि आग को हम क्या कहते हैं? अग्नि को आग, अनल, पावक। अनुपम को अनोखा, अद्भुत, अनूप, अनन्य। इसके अलावा पानी को जल, नीर कहते हैं। आकाश को नभ, गगन, ये सब कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? किताबों से, इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं से, इंटरनेट की मदद से तो आज सबसे ज्यादा ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, और आप भी इंटरनेट की मदद से ही हमसे जुड़े हुए हो, हमसे पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से ज्ञानार्जन तो होता ही है, ज्ञान में वृद्धि भी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है संकर शब्दों को एग्जाम्पल सहित बताइए। तो संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, इनको मिलकर के रेलगाड़ी बन गई। नेक धन चलन, नेक चलन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब संकर शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो विराम चिन्ह में कहां पर बच्चे गलती करते हैं और यह कैसे हम इनको सही कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। रुकना या ठहरना, विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना। अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। अगर बिना रुके ही अपनी बात को हम कहते हैं तो सुनने वाले की समझ में कुछ नहीं आएगा। कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम उचित जगह पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती है बल्कि उसका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रोको, मत जाने दो। इस वाक्य में कहीं कोई विराम चिन्ह नहीं है जिससे, जैसे उदाहरण के लिए रोको मत जाने दो, इस वाक्य में कहीं कोई विराम चिन्ह नहीं है जिससे दो अर्थ हो रहा है। पहला क्या हो रहा है? रोको मत जाने दो, और दूसरा है रोको मत जाने दो। यानी कि आप देखिए एक में क्या कहा जा रहा है कि रोक दो मत जाने दो, और दूसरे में क्या कहा जा रहा है? रोको मत जाने दो। तो इसमें क्या हो रहा है? दो अर्थ प्रकट हो रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों अर्थ एक दूसरे के क्या है? विरुद्ध है। अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ तो स्पष्ट करते ही है, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं दोस्तों। देवनागरी व अंतरराष्ट्रीय अंक मूल संकेत अंक को लिखिए। तो देवनागरी लिपि आपको ये पता है, यहाँ पर ये अंग्रेजी भाषा के अक्षर लिखे हुए हैं अंक, और ये देवनागरी लिपि है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हम लिखते हैं गिनती को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है आरोही क्रम को एग्जाम्पल सहित बताइए। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं हैं। जैसे कि यहाँ पर ये संख्याएं लिखी गई हैं, इनमें सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 8 है। फिर इससे बड़ी ढूंढेंगे, इससे बड़ी ढूंढेंगे तो फिर 9 मिलेगा। फिर आप और ढूंढिए, फिर यहाँ पर देखिए 10 मिलेगा। फिर यहाँ पर 11 है, फिर यहाँ 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर लास्ट में बची 16। तो ये हो गया आरोही क्रम में। क्वेश्चन नंबर 28 है संख्या 32,541 एवं 6,170 की तुलना करिए। तो देखने में लग रहा है 32,000 बड़ा है कि 6,000 बड़ा है? तो आपको पता चल गया कौन सा बड़ा है। यहाँ पर बड़ा कौन है? 32,541। अब तुलना करने का मतलब है कि हम इसमें से इसको घटा देंगे और यहाँ पर हम प्राप्त कर लेंगे अंतर। अंतर को तुलना भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा, और ये आपको मिल गया 26,371। यही क्या हो गया? इनका अंतर है। तो तुलना करने पर हमें इतना मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु आवश्यक है कि बालकों की समझ उन्हें ठोस, मूर्त एवं अन्य वस्तुओं के माध्यम से कराएं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा गया है। वहां पर भी मैंने आपको समझाया कि संबोध निर्माण का मतलब होता है कि बच्चों को ठोस वस्तुएं, मूर्त वस्तुएं जो उनको दिखाई दे रही हैं, उन्हीं वस्तुओं के माध्यम से हम उन्हें संख्या का ज्ञान कराएं या अन्य विषयों का भी ज्ञान कराएं। क्योंकि ठोस और मूर्त वस्तुओं से कार्य करते समय बच्चों की कई इंद्रियां एक साथ सक्रिय रहती हैं। हाथ का भी यूज करते हैं, आंखों का भी यूज करते हैं, कानों से ध्यान से सुनते भी हैं। तो इस तरीके से सारी इंद्रियां उनकी सक्रिय रहती हैं, जिससे वे आसानी से सीख जाते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को ठोस वस्तुओं से और मूर्त वस्तुओं से हम आसानी से सिखा पाते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है और ये अतलगुत्री क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। 15 अमरूद है, प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए, तो कितने बच्चों को अमरूद मिले? 15 अमरूद थे आपके पास, प्रत्येक बच्चे को आपने 3-3 अमरूद दे दिए, तो एक बच्चे को कितना अमरूद मिला? कुछ नहीं करना, सिंपली हमें क्या कर देना है, 15 में 3 से भाग दे देंगे हम, तो कितना आ गया? 5 आ गया, यानी कि एक एक बच्चे को 5-5 अमरूद मिले। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लघुत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। लघुत्तरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 31 से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से आप देखिए 40 तक, ये सारे क्वेश्चन आप देखिए सब 2-2 नंबर के हैं, यानी कि जो लघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, ये भी आपको पता ही। चलिए देखते हैं यहाँ पर, पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातों को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों पढ़ते समय सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अगर बोल करके पढ़ रहे हो या मन में ही पढ़ रहे हो, सबसे जरूरी है कि आप जहां पर भी हो वहां का वातावरण क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। और इसके अलावा जिस जगह पर आप जिस जगह का चुनाव कर रहे हैं वहां किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि आपके आंखों से पुस्तक की दूरी सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लेट करके सो करके पढ़ रहे हो। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है कि सही से आप जो आप पढ़ रहे हो उसको सही प्रकार से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए श्रुत लेख क्या? श्रुत लेख का मतलब सुनकर लिखना, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? इमला बोलना कहते हैं, इंग्लिश में डिक्टेंशन कहते हैं। और श्रुत लेख से फायदा क्या होता है? जब आप बच्चों को श्रुत लेख बोलते हो, आप कोई भी अक्षर शब्द बोलते हो या फिर सेंटेंस बोलते हो, वाक्य बोलते हो, तो आप देखोगे कि बच्चे कितना सही लिख रहे हैं। आप बोलोगे तो बच्चे सुनेंगे, सुन करके लिखेंगे, तो उनका श्रवण कौशल भी आप चेक कर लोगे और वह कितना सही लिख पा रहे हैं यह भी आप चेक कर लोगे। तो इस तरीके से श्रुत लेख तो हर एक स्कूल में बच्चों को बोलना ही चाहिए, रेगुलर बोलना चाहिए एक टीचर को, क्योंकि जितना आप श्रुत लेख का अभ्यास कराओगे बच्चे उतना ही अपनी भाषा में माहिर होंगे, ठीक है। और वो अपनी गलतियों को क्या करेंगे? पहचानेंगे कि वो कहाँ-कहाँ कौन से शब्दों को अक्षरों को लिखने में गलतियां करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को कैसे विकसित करेंगे? स्पष्ट कीजिए। प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए हमें बच्चों को लिखने का खूब अभ्यास कराना चाहिए, यानी कि हम बच्चों को सुलेख लिखवाना चाहिए, हम बच्चों को सुलेख का अभ्यास कराना चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक जितना वो लिखेंगे उतना ही वो सीखेंगे। और हम क्या करा सकते हैं? हम लेखन प्रतियोगिता करा सकते हैं, लेखन यानी कि राइटिंग कंपटीशन करा सकते हैं बच्चों के बीच में। इससे भी क्या होगा? इससे भी बच्चों के अंदर प्रेरणा मिलेगी कि हम और सुंदर लिखने का प्रयास करें। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, विराम चिन्हों के प्रकार उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो विराम चिन्ह आपको पता है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, योजक चिन्ह है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब विराम चिन्ह है और विराम चिन्हों को बहुत विस्तार से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और विराम चिन्ह ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। विराम चिन्हों में आप देखिए पूर्ण विराम की बात हो गई, अल्प विराम की, अर्ध विराम ये एक बिंदु और फिर कॉमा, इसके अलावा योजक चिन्ह। और आपको पता है हंस पद चिन्ह, जब कहीं पर कोई अक्षर छूट जाता है किसी सेंटेंस में कोई शब्द, तो हम क्या करते हैं? इस तरीके से हंस पद लगा करके उसको पूरा कर लेते हैं। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग, जहां पर हर्ष, शोक, उत्साह या फिर आश्चर्य का बोध कराना होता है, वहां पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अरे यह क्या हो गया, तो अरे के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, पत्र लेखन क्या है? एक प्रार्थना पत्र लिखकर इसकी उपयोगिता स्पष्ट करिए। तो पत्र लेखन आपको पता है कितना महत्वपूर्ण है। हम अपने भावों को क्या करते हैं? लेखन के माध्यम से व्यक्त करते हैं पत्रों में। और पत्र, प्रार्थना पत्र में आप अपने प्रिंसिपल सर को या सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर अपने विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद महोदय या महोदया, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी की तबीयत पिछले 3 दिनों से खराब है, इसलिए प्रार्थी स्कूल आने में या विद्यालय आने में असमर्थ है, तो अतः आपसे निवेदन है कि प्रार्थी को 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपकी अति महान कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आप अपना नाम लिख दोगे, कक्षा का नाम लिख दोगे और साइड में बाएं साइड में आप डेट लिख दोगे। तो इस तरीके से ये हो गया एक प्रार्थना पत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, आरंभिक स्तर पर पठन की क्या उपयोगिता है? आरंभिक स्तर पर पढ़ने की बहुत बहुत उपयोगिता है, क्योंकि बच्चे स्कूल में आते हैं तो लिखने से पहले उन्हें पढ़ना सिखाना बहुत जरूरी है। सुबोपली आपको पता है, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर उसके बाद लिखना। तो पढ़ना आना बहुत जरूरी। जब वो शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखेंगे तो वह शुद्ध शुद्ध वर्णों को या अक्षरों को, शब्दों को लिखना भी सीखेंगे। तो आरंभिक स्तर पर बच्चों को पढ़ना सिखाना बहुत जरूरी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, स्थानीय मान व वास्तविक मान क्या है? स्थानीय मान को एग्जाम्पल से बताइए।
दोस्तों कुछ नहीं, आप एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए 3576 में आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं 5 का वास्तविक मान पूछूं आपसे और पहले स्थानीय मान पूछूं, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5 कहाँ पर है? सैकड़े जगह पर है, यानी कि 5 गुणे 100 होगा, तो ये 500 हो गया, ये इसका स्थानीय मान हो गया। और 5 का वास्तविक मान क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, वास्तविक मान वही अक्षर होगा, वही संख्या होगी, और जो स्थानीय मान जैसे आप निकालते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनने, पढ़ने व लिखने की प्रक्रिया को समझाइए। बहुत आसान है, जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 9 तक आप लिख दीजिए। 1 में आप एक फूल बना दीजिए, 2 में आप त्रिभुज बना दीजिए 2, 3 में आप क्या करिए? चतुर्भुज बना दीजिए इस तरीके से 3, 4 में क्या करिए आप? 4 में आप आम बना दीजिए 4। बच्चों को समझाने के लिए आप बच्चों को कैसे समझाएंगे, यही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 में आप 5 वृत्त बना दीजिए। तो बच्चों को क्या करना है? बच्चों को इन चित्रों को दिखा करके इन संख्याओं को क्या करना है? गिनना सिखाना है। तो वस्तुओं की सहायता से हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को संख्याओं को सिखा रहे हैं। तो यह क्या हो गया? यहाँ पर वस्तु चित्रों की सहायता से हम बच्चों को गिनना और पढ़ना और लिखना, तीनों प्रक्रियाओं को समझा सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है, 5341, 50,341 और 4,321 की तुलना कीजिए तथा चिन्हों का प्रयोग करिए। तो 50,341 और 4,321 में कौन बड़ा है? 50,341 बड़ा है 4321 से, तो यहाँ पर इसके सामने क्या लगेगा? इसके सामने ये चिड़िया का मुख खुल जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 4, 3, 2, 1 यानी कि 4,321 है, ये छोटा है 50,341 से। बस इतना ही करना हमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, बिना उधार लिए घटना की क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बिना उधार लिए घटाना की प्रक्रिया, बिना उधार वाले घटाना यानी कि बिना हासिल वाले घटाना कितना आसान है। आप कुछ भी इस तरीके से लिख करके यहाँ पर आप क्या करोगे? इस तरीके से आप संख्याओं को लिख करके आप उसको घटा करके दिखा दोगे। बिना हासिल वाले घटाने हैं, तो इस तरीके से आप लिख करके क्या करोगे? इस तरीके से आप दिखा दोगे। ये देखिए 232 आ गया। बस आपको इतना ही करके दिखा देना है। तो ये पूरे आपके 40 क्वेश्चन टोटल हो गए आपके 2018 में जो पूछा गया क्वेश्चन पेपर था। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और ये आपका 2018 का भी पेपर सॉल्व हो गया। इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे पूछिए, और लगातार आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। आप लोग की पूरी तैयारी अच्छे से कराना हमारी जिम्मेदारी है। आप हर एक विषय की मास्टर वीडियो को जरूर देखिए। मास्टर वीडियो में आपको पूरा विषय एक ही वीडियो में मिल जाएगा। मास्टर वीडियो में आपको सभी के सभी चैप्टर एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। हर एक विषय के 8 के 8 विषयों की मास्टर क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और हर एक विषय का पवन सीरीज पूरा सॉल्व करवा दिया है मैंने, राजन सीरीज पूरा सॉल्व करा दिया है। इनको भी आप अच्छे से देख लीजिए। और हर एक विषय के 5 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो अगर आप वाकई में चाहते हो कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करो, तो आप सभी वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। 2018 का पेपर यहाँ पर पूरा सॉल्व हो गया। हर एक ईयर का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है, आप सभी को देख सकते हैं। और अगर आपको हर एक विषय की नोट्स चाहिए यानी कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप ऐप टारगेट यूपी टेट सेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप में आपको सारे विषयों की वीडियोस मिल जाएंगी, वहां पर कोई ऐड प्रचार नहीं आएगा। पूरी की पूरी पवन सीरीज, पूरी की पूरी राजन सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी। आपको अलग से खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप वाकई में चाहते हो कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, तो आप ऐसे चैनल से बने रहो और सारे वीडियोस को देखते रहो। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहो। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। और सब्सक्राइब अगर आप चैनल को किए रहोगे और बेल आइकन को प्रेस किए रहोगे, तो लगातार आपको जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो प्लीज आप लोग ऐसे चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। और आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको ये पूरा पेपर कैसा लगा सॉल्व करके, और आपने कितने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं। दोस्तों ऐसे चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।